रेप केसेस कंट्रोल करने के लिए आज एक बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का यह कहना है कि रेप के मुजरिमों को चौकों चौराहों पर फांसी की सजा दी जानी चाहिए और ऐसे मुजरिमान को नामर्द बनाना चाहिए, और इसके लिए हुकूमत ने कानून साजी का फैसला भी कर लिया है। जो मैं उसके बाद समझता हूं, इसकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, केमिकल कैस्ट्रेशन। अब ये कई मुल्कों के अंदर मैं पढ़ रहा हूं, तो उनको या सर्जरी करें कि वो आगे से कुछ कर ही ना सके। जो रिपीट ऑफेंडर है, जो देखे ना, जिस तरह मर्डर होता है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, उसी तरह इसको भी ग्रेड करें, और जो फर्स्ट डिग्री हो उसको तो कैस्ट्रेशन करें, यानी उनको कभी भी, यानी उनको आप ऑपरेशन करके उनको नकारा करके रख दें। ज्यादती करने वालों के लिए सख्त तरीन सरेआम सजाओं के लिए बिल की ड्राफ्टिंग भी शुरू कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कानून साजी करने की मंजूरी के फैसले के बाद थैंक यू प्राइम मिनिस्टर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन चुका है, लेकिन हुकूमती काबीना में इन कड़ी सजाओं के हवाले से इख्तलाफ राय भी सामने आया है, जिसके बाद गैंग रेप करने वालों को सरेआम सजा देनी चाहिए या नहीं, इस हवाले से भी एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। वाकई वज़रा फवाद चौधरी और शरी मजारी की राय वज़ीर-ए-आज़म के बयान से यकसर मुख्तलिफ है, जबकि वफाकी वजीर फैसल वाडा इस हवाले से कुछ और ही राय रखते हैं। जो लोग बच्चियों और खवातीन के साथ ज़ब्तियां कर रहे हैं, सरेआम फांसी की सजा का कानून के ऊपर जद्दोजहद करनी है, तो कैस्ट्रेशन यानी कि नामर्द बनाने की सजा आपको अल्लाह ताला के हुक्म से मैं पास करा के दिखाऊंगा असेंबली में, और अपील का टाइम भी 2 हफ्ते ही हो, ताकि 1 महीने में सजा हो, फांसी की सजा। और उससे पहले जो तेजी से कानून पास कराना है वो है नामर्द। 10 दिन में उसका फैसला हो, और उसके बाद कोशिश फिर से होगी कि नामर्द के बाद चौक पे फांसी पर टांगा जाए। मौजूदे पर खातून के साथ गैंग रेप के वाक़े की तफ्तीश में अहम तरीन पेशरफ्त भी हुई है। इस वाक़े ने पूरी कौम को गम में मुब्तला कर दिया था। खातून के साथ उसके बच्चों के सामने गैंग रेप करने वाले 2 मुल्जिमान में से एक दरिंदा आज गिरफ्तार हो चुका है, और इस दरिंदे ने इस बर्बरियत और दरिंदगी का एतराफ भी कर लिया है, जबकि डीएनए से इसकी तस्दीक भी हो गई है। इस वाक़े का दूसरा मुल्जिम आबिद अभी तक फरार है, जिसकी जल्द गिरफ्तारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिन दरिंदों ने ये जुल्म किया है वो बहुत जल्द कानून के गिरफ्त में होंगे, और इन्हें कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजा दी जाएगी। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। पंजाब पुलिस का बड़ा कारनामा, 70 घंटे से पहले गुज्जरपुरा लिंक रोड गैंग रेप का मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सानहा गुज्जरपुरा के इलाके में हुआ था। इस वाक़े के बाद जो अलमिया सामने आया वो सीसीपीओ लाहौर उमर शेख का शर्मनाक बयान था, जिसमें वो उसी खातून को इस गैंग रेप का जिम्मेदार करार दे रहे थे। बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकलियो, आप सीधा रोड लो, जीटी रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। वारदात हो गई। इन्होंने बजाय 1-5 पे उसी वक्त कॉल करने के, इन्होंने अपने भाई को, कजन को बचाया। मुझे ये बताना है कि सोसाइटी हमारी इस तरह की है, बहनों वालों, बेटियों वालों, आइंदा ख्याल रखो। सीसीपीओ के इस बयान के बाद एक और तनाजा खड़ा हुआ, और इन्हें इस शर्मनाक बयान पर आज खुद ही माफी मांगना पड़ गई। अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजूद करता हूँ तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजो गम या कैफियत गुस्से किया, तो सबसे मैं मानता हूँ। सीसीपीओ जिस जिम्मेदार ओहदे पर मौजूद हैं, इन्हें इस बयान पर मुआफी की बजाय अपनी जहनियत को तब्दील करना चाहिए। आज सीसीपीओ को लाहौर हाई कोर्ट में इसी वाक़े पर वजाहत के लिए तलब भी किया गया था, जहां चीफ जस्टिस इनके बयान पर काफी बरहम नजर आए, और सीसीपीओ ने चीफ जस्टिस के सामने अदालत में भी अपने बयान पर शर्मिंदगी का इजहार किया।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस मौके पर यह कहा कि इस जुमले पर पूरी पंजाब काबीना को माफी मांगनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस ने भी उमर शेख की ज़हनियत के बारे में कहा कि अगर इस जहन के साथ तफ्तीश हो रही है तो पता नहीं क्या कितनी हकीकत है और कितनी ड्रामेबाजी है। सीसीपीओ उमर शेख ने चीफ जस्टिस के सामने खुदा की कसम खाकर कहा कि हम पुलिस वालों को सजाएं दें ताकि हम ठीक हो जाएं। साथ ही सीसीपीओ ने गारंटी भी दी कि चीफ जस्टिस साहब आप खुद मुझे 3 महीने बाद बुलाकर शाबाश देंगे। ये उनका कॉन्फिडेंस था। आज अदालत के बाहर भी सीसीपीओ इसी अंदाज में पुलिस के रवैये में तब्दीली की बातें करते हुए नजर आए। इंटरेस्ट है, आया ही पब्लिक इंटरेस्ट में हूँ, ये याद रखिएगा। और आप खुद कहेंगे कि शेख उमर सीधा कर देता ही। कौन गिरफ्तार हुआ है? आप ये बताइए, आपने 3 माह का दावा किया है। दावा शावा नहीं है, दुआ करें, आप अल्लाह से दुआ करें। 3 महीने में लाहौर ठीक हो सकता है। ठीक हो जाएगा। सर केस में कौन ठीक हो और छड़ दियो सोने, सारा कुछ दस दियागा। वो विशाल दफ्तर कर रहा है लाहौर पुलिस ना सीधी हुई ना तो फिर आ जाए 15 दिसंबर को। बहुत बड़े बड़े दावे हैं। एक शख्स जो इतने बड़े ओहदे पर मौजूद हो, गैंग रेप के हवाले से इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे, फिर से अपने इस बयान पर माफी तलाफी भी करना पड़े। करने वाली ज़हनियत आखिर कैसे 24 घंटों में तब्दील हो सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये बात अब हमें 100% समझ लेनी चाहिए कि वो ज़हनियत जो रेप होने वाली औरत ही को इस रेप का जिम्मेदार करार दे, औरत ही पर पाबंदियां लगाए जबकि दरिंदे सरेआम घूमते फिरें, ऐसी ज़हनियत जब तक किसी मुआशरे में मौजूद रहेगी और खास तौर पर पुलिस के बड़े ओहदों पर मौजूद होगी तो तब्दीली तो आएगी, मगर वो तब्दीली अच्छी तब्दीली बिल्कुल नहीं होगी। हमें इस ज़हनियत को कुचलना है जो जिनसी तशद्दुद का बाइस बनती है। जब मुल्क भर में हर पुल मोटरवे पर खातून से गैंग रेप की खबरें चल रही थीं, बड़ी बड़ी खबरें चलाई जा रही थीं और हुक्मरान बड़े बड़े बयानात दाग रहे थे, उसी दौरान पूरे मुल्क में हमारे इर्द गिर्द ये दरिंदे मुख्तलिफ शक्लों में दरिंदगी बर्पा कर रहे थे। पिछले 24 घंटों में जो खबरें हमें पूरे मुल्क से मौसूल हुई हैं उनमें से सिर्फ चंद ही मैं आपके सामने रखती हूँ, जिससे शायद आप अंदाजा लगा सकें कि सूरत हाल कितनी गंभीर है। जब पूरा मुल्क खातून से मोटरवे पर गैंग रेप पर अफसोस कर रहा था, मुल्क में गम की फिजा थी, इस दौरान ये खबरें से हमारे सामने आ रही थी। मैं आपको बताती हूँ, मरी में खातून को हिरासा करने पर 5 नौजवान गिरफ्तार, फिर कराची गिजरी में 10 साला बच्ची से बदफेली का वाकया, फिर कोयटा में घरेलू मुलाजमा के हाथों 3 साले बच्चे का कत्ल, हाफिजाबाद में शौहर ने झगड़े पर बीवी को जला दिया, हाफिजाबाद में ही खातून से इज्तिमाई ज्यादती, मुल्जिमान फरार हो गए। ये मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराते चलूं कि पिछले 24 घंटे की ये खबरें, ये को मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रही, पिछले 24 घंटे की वो खबरें हैं जो कि हमने मुख्तलिफ चैनल से ली हैं, जो क्राइम की ये खबरें चला रहे थे, तो ये पिछले 24 घंटे में होने वाले वाकयात हैं। अगली सुनिए, गुजरांवाला में 15 साला लड़की से ज्यादती की कोशिश, राजनपुर में 2 बच्चों से ज्यादती, मुल्जिमान गिरफ्तार, जेहलम में बच्ची की साथ नाजेबा हरकत, पेशमाम गिरफ्तार, गुजरांवाला में सौतेले बाप की बेटी से मुबैना ज्यादती, फैसलाबाद में एक दिन में ज्यादती के 5 वाकयात, सीसीपीओ की वजाहतें, फिर माफी तलाफी। ये तमाम खबरें, जी हाँ तमाम खबरें सिर्फ पिछले 24 घंटे में सामने आई हैं। ये खबरें हमारे मुआशरे के माइंड सेट की अक्कासी कर रहा है कि इन मसाइल को हम कितनी संजीदगी से लेते हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि क्या जिनसी दरिंदों को नामजद बनाने से मसला हल हो जाएगा? क्या कड़ी सजाएं ही रेप केसेस का वाहिद हल हैं? माजी में सजाएं दी गईं मगर केसेस क्यों खत्म ना हुए? सरेआम फांसी की सजा पर आखिर बहस क्यों है? जिनसी दरिंदगी के रुझान को आखिर बदला कैसे जाए? ये तमाम सवालात आज मैं अपने मेहमानों के सामने रखूंगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं और ख़ास तौर पर जो इनका तारुफ इस मौजू के हवाले से है वो बिल्कुल ये है कि वो खुद जाकर पर्सनली जो विक्टिम खातून हैं उनसे मिली हैं। फरीहा अदरीस साहिबा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फरीहा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फरीहा, आप शायद वाहिद सहाफ़ी हैं जो खुद जाकर पर्सनली उस खातून से मिली हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या इस वक्त क्या मेंटल स्टेट है, इस वक्त जो तफ्तीश हो रही है, जो बात हो रही है उनके हवाले से, पूरा पाकिस्तान इस वक्त उनके साथ खड़ा हुआ है, क्या बातचीत हुई आपकी और क्या वो मुतमईन हैं ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं उनसे? जो कुछ बातें हैं वो हमें समझना बहुत जरूरी है, जो हमें इस केस में, क्योंकि हम लोग ही मिलकर एक मूड डिटरमिन किया था, उसको जानने के लिए बहुत जरूरी है कि
प्रायोरिटी इस वक्त उस खानदान की है कि उनकी प्राइवेसी कायम रहे, उनका जो नाम है, उनकी जो इज्जत है, वो उसके ऊपर कोई हर्फ ना आए, उनको बिला वजह हम ना किया जाए, ये प्रायोरिटी है। यकीनन बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उससे भी निकलना है, मगर उस वक्त उनकी फैमिली की सबसे बड़ी बात यही है कि उनके हवाले से कोई उनकी प्राइवेट डिटेल, उनके बच्चों की, वो बाहर नहीं जानी चाहिए, जिसकी वजह से मैंने ये रिक्वेस्ट भी की थी। दूसरी जो बहुत अहम बात है वो अब हमारा ट्रीटमेंट है इस हवाले से। जैसा कि मारिया मेमन साहब ने भी ये बात की कि हमें अपनी जो वोकैबुलरी है उसको रिविजिट करना चाहिए। ये बात हम जानते हैं कि ये वर्ड यूज होता है विक्टिम, इस जगह सर्वाइवर यूज होना चाहिए, या जो इस्मत दरी है, इज्जत लूटना है, इस किस्म के जो वर्ड्स हैं इनको रीथिंक करना चाहिए, क्योंकि हम एक तासुर ये बना देते हैं जो विक्टिम शेमिंग के हवाले से है कि ये इस शख्स के साथ अब तबाही हो गई है, इसकी अब कोई जिंदगी नहीं है। यकीनन बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा, लेकिन हम तो एज मुस्लिम अल्लाह ताला पे यकीन रखते हुए ये जानते हैं कि हर बुरा जब एक डार्क वक्त आता है तो अल्लाह ताला ही उससे निकाल के ले जाता है। कोई भी चीज एंड ऑफ लाइफ नहीं होती अनलेस इट इज एंड ऑफ लाइफ। सो ये जो हमने एक चेंज करना है माइंडसेट लोगों का, ताकि जो खानदान है जहाँ भी ये हो जाता है उनको भी ये आगाही हो कि ये उस औरत का कसूर किसी भी तरीके से नहीं है। ये एक एक्सीडेंट है जो किसी के साथ भी हो सकता था, खुदा ना खास्ता, और जिसके साथ हुआ है, बजाय इसके कि आप उसको ब्लेम करें, ये बात माशरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। इस मामले में मैंने देखा कि पूरा पाकिस्तान यकजा होता हुआ मुझे नजर आया है, सभी में गम और गुस्सा है, और मीडिया को मैं क्रेडिट दूंगी कि अभी तक उन्होंने इस मामले को बड़ा ख्याल किया है, सेंसिटिविटी का, और मैं चाहूंगी कि आगे भी इसको हम इसी तरीके से लेके चलें ताकि दुनिया में हमारी मिसाल दी जाए कि हमने किस तरीके से किसी के जो राइट टू प्राइवेसी था उसको बचाया है। दूसरा एक और जो बड़ी मौका है इस समय समझती हूँ आशा, कि हमें पुलिस रिफॉर्म की तरफ फौरन आना पड़ेगा। अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमने बड़ा टाइम वेस्ट कर लिया। जब कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर से हमारी बात हो रही तो वो ये कह रहे थे हमसे, शिगरी साहब थे पुलिस ऑफिसर फॉर्मर, वो ये कह रहे थे कि एक हॉबी की तरह हर गवर्नमेंट आकर पुलिस रिफॉर्म की बात करती है, हॉबी की तरह उसके ऊपर एक दो कॉस्मेटिक चेंजेस होती हैं, लेकिन जो असल चेंजेस है जिसमें बहुत सारी स्टडी हुई हुई है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिससे दुनिया फायदा उठा रही है, ये वक्त है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें और इस मामले को उठाकर हम ये डिमांड करें कि पुलिस फोर्स में खवातीन की भर्तियां ज्यादा और जो मर्द हजरात हैं उनको बाकायदा रिफ्रेशर कोर्सेज जो भी होते भी हैं, लेकिन उनको ठीक तरीके से कराया जाए ताकि बताया जाए। उनका तो रोज डीलिंग है उनकी खवातीन के साथ, जो खवातीन रेप विक्टिम भी हो सकती हैं, डेकॉइटी की विक्टिम भी हो सकती हैं, कोई और फैमिली कोर्ट्स के इश्यूज हो सकते हैं। इन तमाम में किस तरीके से डील करना है वो हमारी कोर्ट्स को भी हमें दोबारा आगाही देनी चाहिए, पुलिस को भी और मीडिया को भी। जो कुछ बातें हैं वो हमें समझना बहुत जरूरी है, जो हमें इस केस में, क्योंकि हम लोग ही मिलकर एक मूड डिटरमिन किया का उसको अच्छा फरिया मुझे ये बताइएगा, आज की एक और बड़ी डेवलपमेंट जो इस केस के बाद हुई है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है और मैं इसको हिस्टोरिकल कहूंगी अगर इस तरह की कोई चीज़ जो है वो हो जाती है। उन्होंने कहा कि आज कीमियाई तरीकों से और सर्जरी के जरिए ऐसे अफराद को नामर्द बनाने की बात उन्होंने की और खबरें ये हैं कि कानून बनाने का भी कह दिया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर उसके ऊपर भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ आरा जो हैं वो सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस तरीका कार को अपनाते हुए या सख्त से सख्त सजाएं देकर हम कुछ काबू पा सकते हैं, कोई चेंज आ सकता है मुआशरे में? देखिए फौरन ही जैसे ये मामला हुआ कि तो ये रेपिस्ट को पकड़े, हम गुस्सा, सीसीपीओ के खिलाफ गुस्सा, गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा, रेपिस्ट के खिलाफ भी तो गुस्सा निकाले ना, या तो एक एक्सट्रीम ये सजा हो वो सजा हो। भाई जो मुल्क का कानून है, जो आपका कानून है उसके हिसाब से सजा दें, और अगर आपको लगता है कि सजा इतनी सख्त नहीं है तो उसको सख्ती के लिए यकीनन पुश करें। हमने ये देखा है, ये सही बात है कि जहाँ पर सख्त कवानीन है उनकी इम्प्लीमेंटेशन है वहां पे ये मामला कम होते हैं। और यकीनन आप ने ये भी देखा है, कोई स्टडी नहीं है कि रेपिस्ट जो कि एक बहुत गलत माइंडसेट है
वो रिफॉर्म हो गया कोई रेपिस्ट जाकर। सो सख्त सजा यकीनन होनी चाहिए और सख्त सजा होती हुई नजर भी आना चाहिए, क्योंकि जब ये मामला होगा तो उसी से डेटरेंट सोसाइटी में आती है। सजा जजा आप करेंगे तो फिर ही डेटरेंट आएगी, उसके बगैर आप जितना डांट ले, किसी को डरा ले, धमका ले तो हमारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जब तक आप एक दो मिसालें इबरत नहीं बनाएंगे इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन होने वाली नहीं है। सो मैं बिल्कुल इस बात की फेवर करती हूँ कि एक तो क्रिस्टल क्लियर इंसाफ होना चाहिए और ह्यूमन राइट्स की तमाम तकाज़े पूरे करते हुए आपका सिस्टम होना चाहिए, मगर उसमें साथ ही साथ आपको प्रोटेक्शन देनी है अपने विक्टिम्स को और सख्त सजा होनी भी है, इम्प्लीमेंट भी करवानी है। फिर उसमें अगर आगे अपील्स हैं, किसी का बिहेवियर रिफॉर्म की तरफ जा सकता है कोई, तो वो तो फिर इसके ऊपर बैठ के सोचे कि क्या करना चाहिए। लेकिन जो बहस डाइवर्ट कर देते हैं एकदम, वो मुझे समझ नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर ने जो दो सजाएं बताई हैं और बड़ी सख्त बताई हैं, उससे अंदाजा हो रहा है कि काफी गम गुस्से में हैं और ये गम गुस्सा हम चाहेंगे कि हर तरीके से इम्प्लीमेंट हो किसी पॉजिटिव चेंज के लिए। जैसे कि मैंने कहा, जिसमें पुलिस फोर्स के अंदर चेंजेस हैं, लोअर कोर्ट्स के अंदर बेहतरी की बहुत ज्यादा गुंजाइश है और खास तौर पे हमें खवातीन को अब इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। आयशा, खवातीन को हम ये नहीं कर सकते कि ये फील्ड सेफ है इधर आ जाए, वो नहीं है इधर आए। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, खवातीन ने उसमें साथ तरक्की में रहना है, तो आपको एक सेफ एनवायरनमेंट बनानी है, जिसके लिए अगेन बड़ा अहम है कि जो अहम ओहदों पे अफराद हैं उनका माइंडसेट ये कह के ना, ये बहुत जरूरी पॉइंट है फरिया। अहम ओहदों पर जो लोग हैं, अहम ओहदे पर जो शख्स था जो कि मुहाफिज़े आला था, वहां पर तो जो है उल्टा उस बदकिस्मत मजलूम औरत को ही जो है वो जिम्मेदार ठहराया गया। मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि माफी उनकी तरफ से सामने आई, बट मशरूत माफी सामने। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने किसी का दिल दुखाया है तो वो माजरत खाएं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इस माफी को एक्सेप्ट नहीं करे। वो ये कह रहे हैं कि माफी का तो मुतालबा ही नहीं था, मुतालबा तो यही था कि आपके रिमूवल का मुतालबा था। आपने ये जो स्टेटमेंट दी है जिसके बाद पाकिस्तान में औरत ने अपने आप को गैर महफूज तस्वुर किया, उसका कोई दावा नहीं हो सकता। कोई हकीकत नहीं है कि इस वक्त जो अनफॉर्चुनेटली हमारी पुलिस का एक माहौल है, वहां पर बहुत ज्यादा आपको मिसोजिनी का एलिमेंट भी नजर आएगा। खवातीन के साथ बुरे सलूक, बदतमीजी, जो खातून वहां चली जाती है पुलिस से तो शरीफ औरत भागती हुई जाती है, कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन इसी पुलिस फोर्स में बड़े अच्छे लोग भी हैं। ये तो नहीं कह सकते पूरा इदारा खराब है, कोई भी जगह पूरे तरीके से खराब नहीं होती, अच्छे बुरे लोग होते हैं। मैंने पुलिस फोर्स की खवातीन से बात की, बड़ी प्रोफेशनल खवातीन है आयशा, उनके अंदर इतना देर आउट, वो कहती हैं हम रातों को खुद भी अपना काम करते हैं, हम सड़कों पे अकेले होते हैं, तो हम तो नहीं कह समझते ये कि अब ये जवाब बन जाएगा, हम तो दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। सो कुछ जैसे मैंने कहा कि एक चीज ये कि इनजस्टिस इज प्रेवलेंट, सो इट्स एक्सेप्टेबल, ये बात गलत है। आपने कहीं ना कहीं पे जीरो टॉलरेंस दिखानी है और ये प्रेशर ही था इतने दिनों का कि आज तो उन्हें अपॉलॉजी थी, ये अपॉलॉजी पहले दिन ही आनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी आई है। आगे क्या होना चाहिए, मैं इसका एग्जांपल आपको देती हूँ कि एक इसी तरीके का वाकया, जब मैं समर टीवी में थी तो मैं पर्दे में जा रही थी तो किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो एक शख्स ने बदतमीजी की और वो शख्स पुलिस का एहलकार था, पुलिस की यूनिफॉर्म में था, पुलिस की गाड़ी में था, रॉन्ग साइड से भी जा रहा था। तो मैंने उनकी पिक्चर बना ली और हमने टेलीविजन पे वो बीपर भी लगाया, प्रेशर पड़ा, उसे मैं शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू भी करने गई, तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया और उन्होंने कहा कि ये इनको हम फारिग नहीं करेंगे, सस्पेंड करेंगे, ये 6 मंथ्स के लिए वापस जाएंगे और एक कोर्स होता है पुलिस का जिसमें खवातीन के साथ कैसे आपने बिहेव करना है वो हम सिखाते हैं, ये वो कोर्स करके वापस आएंगे। सो ये तो उस तक का एक वाकया मैं बता रही हूँ, लेकिन आगे अब ये एक और बड़ा वाकया है। सिंबॉलिकली कोई ना कोई एक्शन करना जरूरी होता है टू एंश्योर कि इस मामले का मैसेज क्या है, मगर जो हम हुकूमत का मौक़िफ़ यहाँ पर जो फरिया साथ ही रहिएगा। डॉक्टर मुईज हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं, उनसे भी मुझे बात करनी है, लेकिन आपसे मैं एक आखिरी सवाल कर लूं। लेटली आपका कोई राब्ता फैमिली से हुआ हो, क्या हाल है उनका, और अभी फैमिली सपोर्ट सिस्टम इस वक्त आप कैसा देख रही हैं उनका, क्योंकि आई एम कंसर्न्ड उस खातून के लिए भी, उसकी फैमिली के लिए भी, क्या आखिरी राब्ता आपका उनसे हुआ? जो सूरत हाल है, जैसे मैंने कहा कि वही हाल है उस फैमिली की जो कि एक बहुत बड़े साने के बाद किसी भी फैमिली की होती है, शौक है, डिसबिलीफ है, एक ये ख्वाहिश है कि ये मामला खत्म हो जाए, मीडिया से बिल्कुल हट जाए, कोई कहीं बात ना करे,
कोई खबर भी ना चले, कोई टिकट भी ना चले, बेशक सजा भी ना मिले लोगों को, लेकिन ये मामला खत्म हो जाए। इसलिए तो कह रही हूँ कि माइंड सेट चेंज करने की बहुत जरूरत है। इस वक्त उस खातून को बहुत जरूरत है कि उनके हस्बैंड की उनको फुल सपोर्ट हो। इस वक्त उस खातून को बहुत जरूरत है कि उनकी फैमिली की उनको फुल सपोर्ट हो। कुछ उनकी बहुत अच्छी दोस्तें उनके साथ यकीनन सपोर्ट देनी है। आई एम श्योर कि उनको पूरी फैमिली भी ये सपोर्ट दे रही होगी, लेकिन ये लम्हा है। एंड आई नो कि फैमिली के अपने पर भी प्रेशर है, उनको भी सपोर्ट चाहिए। और हमारा माशरा अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है जो ऐसे विक्टिम्स को, सर्वाइवर्स को सपोर्ट देता हो, इसलिए मीडिया का हमारा रोल आता है। सो प्रेशर बहुत है उनके ऊपर, लेकिन साथ साथ गुस्सा भी है। वो चाहती हैं, सर्टनली चाहती हैं कि जो ये लोग थे, इन्वॉल्व थे, वो उनको पकड़ा जाए, उनको सख्त सजा दी जाए। शी रियली वांट्स दैट, बट शी आल्सो वांट्स कि मेरे बच्चों को अब और तंग ना हो, मेरी जो फैमिली है उसके ऊपर और असर ना हो। सो ये एक बड़ी नेचुरल ख्वाहिश है। बार बार मैं स्ट्रेस बहुत नेचुरल ख्वाहिश है और यकीनन हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। फरिया दरीस साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और जो अल्फाज वो बयान कर रही थी कि उनकी ख्वाहिश है कि हट जाए, ये सब कुछ मीडिया से हट जाए। यकीनन आप नहीं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उस कर्ब का जिस खातून ने इस सारे वाक़े के बाद इल्तिजा की हो कि मुझे गोली मार दो, मुझे मार दो, मुझे जिंदा नहीं रहना है। तो आप समझ सकते हैं कि वो किन हालात में होगी। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हम बातें करते हैं कि फैमिली सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, हम बातें करते हैं कि साथ देना चाहिए, हम बातें करते हैं कि वोकैबुलरी बदल जानी चाहिए, पर ऐसे ही वोकैबुलरी नहीं बदलेगी, ऐसे ही लोगों का माइंड सेट नहीं बदलेगा। अभी एक कर्ब से गुजरना पड़ेगा इस खातून को। हम कोशिश करेंगे, हम साथ खड़े हैं और हमें कोशिश करनी भी चाहिए इस मुआशरे के माइंड सेट को बदलने की, इस मुआशरे को बदलने के लिए, अपना पॉजिटिव रोल इसमें प्ले करने के लिए। लेकिन उसके लिए यकीनन एक वक्त दरकार है। डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मैं तफसीली उनसे बात करना चाहूँगी। माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं, इस एंगल से हम ज़रा बात करेंगे क्योंकि एक चीज़ जो कही जाती है वो ये भी कही जाती है कि ये एक पावर क्राइम है। जब एक मर्द अपनी पावर महसूस करता है ना, तब वो ये क्राइम करता है। इस पर भी मुझे एक बात करनी है डॉक्टर साहब से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आप से तारुफ कराया, डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं। जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो सबसे पहले जो एक ख्याल जाता है या हमारे मुंह से जो अल्फाज अदा होते हैं वो होते हैं कि ये बड़ी दरिंदगी है। आखिर पता नहीं क्या इन लोगों के दिमाग में इस तरह की खराबी है जिसकी वजह से इतना बड़ा जो जुल्म है, जो जुर्म है, वो करते हुए सोचा नहीं जाता। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताइएगा, ये जिनसी दरिंदगी के वाक़यात बढ़ने का रुझान जो हम देख रहे हैं सोसाइटी में, क्या लगता है आपको इसकी क्या वजह? आखिर क्यों हमारे में ना बच्चे महफूज हैं, ना बच्चियाँ महफूज हैं, ख़वातीन, लड़कियाँ, हत्ता के ख्वाजा सरा भी महफूज नहीं है? आखिर हो क्या रहा है? आखिर ये क्या माइंडसेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरे ख्याल में तमाम गैरतमंद मर्दों के लिए जो पाकिस्तान के शहरी हैं और दुनिया में कहीं पे भी रहते हैं, उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है। जिस माशरे में आपकी बेटी, आपका बेटा या कोई भी महफूज ना हो, उन लोगों के हाथों से जो जुर्म करने के बाद उनको कोई हाथ नहीं लगाता, पकड़े नहीं जाते, ऐसा माशरा जो है वो बतदरीज जवाल की तरफ जाता है और फिर वो माशरा तबाह बर्बाद होता है। पिछले 15 से 20 साल में जो हालात हमने पाकिस्तान के देखे हैं बर्बादी के, सबसे बड़ी बर्बादी हुई आपकी मॉरल, इखलाकी बर्बादी हुई। इखलाकी बर्बादी जब शुरू होती है तो माशरे के अंदर जराइम बढ़ना शुरू हो जाता है। एक उसकी बहुत बड़ी वजह जो अगर हम इसको समझे वो ये है कि इस मुल्क में अदल और इंसाफ नहीं। ये ख्याल रखें, मैं दो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, अदल और इंसाफ। इंसाफ किसी हद तक है, मगर अगर अदल ना हो तो इंसाफ मुकम्मल नहीं होता। अदल कहते हैं तवाज़ुन, बैलेंस को। इसीलिए अल्लाह ताला आदिल है, क्योंकि वो आदिल है इसलिए वो इंसाफ कर सकता है अदल के साथ। तो हमारे मुल्क में अदल नहीं है, इंसाफ की कोशिश जरूर की जाती है। किसी ने एक बड़ी खूबसूरत बात मुझसे कही चंद दिन पहले कि जब गवाह कटहरे में आता है, उसके हाथ में आप किताब देते हो, मुसलमान हो तो कुरान, क्रिश्चियन हो तो बाइबल, तो आप उससे कसम लेते हो, हाथ रख कर कसम खा कर जो कहोगे सच कहोगे। क्या ये मुमकिन है कि हमारे निजाम में तब्दीली आए
کہ گواہ سے پہلے جج کے ہاتھ میں کتاب دے دو، کہو ہاتھ رکھ کے کہو تم جو بھی انصاف کرو گے وہ حق کرو گے، حق پہ کرو گے اور سچ کرو گے. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہمارے یہاں ہے کہ ہمارے یہاں عدل و انصاف نہیں ہے. ایک شخص جرم کرتا ہے، وہ کورٹ سے بیل لے لیتا ہے، اس کی انویسٹیگیشن برسوں چلتی ہے، اس دوران 3-4 جرائم اور کرتا ہے، پھر بیل لے لیتا ہے. مطلب یہ کوئی منطق سمجھ نہیں آتی کہ ایک شخص جس کے اوپر آلریڈی جرائم کے بوجھ ہے، اس کے اوپر وہ تحقیق ہو رہی ہے، تو دوسرے جرم میں اسے بیل کیوں ملتی ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں بڑا امپورٹنٹ سمجھنا. مولا کائنات کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں. صحیح، بالکل. ہمارے یہاں نظام ظلم کا ہے. تو بات ڈاکٹر صاحب پھر وہی آتی ہے نا کہ سزا کا ہونا ضروری ہے. اس شخص نے پہلے بھی یہ جرم کیا اور دوسری بار یا تیسری بار اس نے یہ جرم اس لیے کیا کیونکہ پہلے کی سزا نہیں ہوئی تھی. اچھا، آج ایک بڑی سٹیٹمنٹ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی آئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیمیائی طریقوں سے اور سرجری کے ذریعے ایسے افراد کو نامرد بنایا جائے اور چوکوں اور چوراہوں میں لٹکانے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ خان صاحب نے بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں انفارچونیٹلی مختلف آراء بھی جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اگر اس طرح کی چیزوں کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ آپ مائنڈ سائنس ایکسپرٹ ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی ذہنیت والے لوگوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے معاشرے میں اس طرح کی برائی کو؟ ایک بات یاد رکھیں، ماہر نفسیات سے زیادہ اللہ نفسیات جانتا ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو خلق کیا. پورے قرآن میں جو تعلیمات ہے اس کے اندر 2 بڑے امپورٹنٹ فیکٹر ہیں، جزا اور سزا. اللہ نے سزا کیوں بار بار سزا کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ تاکہ انسان برے راستے سے ہٹ جائے سزا کے خوف سے. ہمارے یہاں تو سزا ہے ہی نہیں، چونکہ سزا نہیں ہے تو سزا کا خوف نہیں ہے. پہلے ہمیشہ سزا دی جاتی ہے. یاد رکھے، نفسیاتی حلوہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سزا دی جاتی ہے اور اس طرح دی جاتی ہے کہ وہ سزا نظر آئے عام عوام کو. اگر سعودی عربیہ میں گردن کاٹی جاتی ہے تو وہاں جرائم کم کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں گردن کٹی ہوئی. جب آپ معاشرے میں سزا کو رائج کریں گے اور نظر آئے گی، اس کے بعد سزا کا خوف پیدا ہوگا. جب سزا کا خوف پیدا ہوگا تو پھر وہ وقت آئے گا جب ہم ترقی کریں گے. ایک خاتون اسکینڈینیوین کنٹریز کی مثال دی. اسکینڈینیوین کنٹریز میں کسی دور میں اتنی بربریت اور اتنی جہالت اور اتنا ظلم تھا کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے تھے. جو وائکنگز ہیں ان کے ہوتے تھے، جو ان کے کوسٹ پہ، انگلینڈ کے کوسٹ پہ آ کے حملہ کرتے تھے، وہ پادریوں کو پکڑ کر گرم لوہا ان کے منہ میں ڈالتے تھے. اتنے ظالم تھے. آج جو بڑی مہذب قوم ہے، وجہ اس کی ہے چند بیسک تبدیلی کی. ایک لیڈرشپ ملی، اور لیڈرشپ پہ میں تھوڑی سی بات پہلے کروں گا، بعد میں کروں گا، مگر چند چیزیں سمجھا دیں. ایک لیڈرشپ ملی، دوسرا ایجوکیشن ملی، تیسرا معاشرے میں سزائیں دی گئی اور ایسی سزائیں دی گئی کہ نظر آئی کہ سزا ہوئی ہے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ڈاکٹر صاحب، ایسی سزا دی جائے کہ نظر آئے اور دوسرے جو ہیں وہ اس سے عبرت پکڑیں. ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ کوئی اور عام بندہ نہیں کہہ رہا، یہ ایک مائنڈ سائنس ایکسپرٹ کہہ رہا ہے جو کہ مائنڈ کو سمجھتا ہے، سائیکی کو سمجھتا ہے انسان کی. لیکن انفارچونیٹ قسم کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اب بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہماری کیبنٹ میں موجود ہیں جن لوگوں نے قانون سازی کرنی ہے، وہاں پر وہ لوگ موجود ہیں اور وہ اس چیز کو اپوز کرتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے. شری مزاری صاحبہ اس کی ایک اہم مثال ہے، فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک لاجک جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایسی سزائیں دی جائیں جو کہ نظر آئیں. اچھا، ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے پوچھنی تھی. بہت سارے جو سائیکالوجسٹ ہیں ان کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ جو کرائم ہے، خاص طور پر ریپ کا، یہ پاور کرائم کے زمرے میں آتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیکٹر جو ہے یہ واقعی اس میں رول پلے کرتا ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ٹھیک ہے، اسلام نے مرد کو فوقیت دی عورت کے اوپر، لیکن اس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. عورت کو اپنی ملکیت سمجھا جاتا ہے، اس کو کوئی چیز کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور پھر جب یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے تو پھر یہ پاور کرائم جو ہے اب وہ عمل میں آتا ہے. جب آپ کسی کو ابیوز کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، آپ کسی منصب پر ہے، جسمانی طور پر طاقتور ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس قابلیت ہے، اس کو استعمال کر کر جب آپ کسی کو دباتے ہیں، مطلب ابیوز کرتے ہیں، وربلی ابیوز کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، تو جو کرنے والا تو اس کو طاقت محسوس ہوتی ہے. جب اتنے چھوٹے عمل میں طاقت محسوس ہوتی ہے تو یہ جو ریپ جیسا کرائم ہے اس کے اندر بہت بڑا پاور ملتا ہے. اس لیے وہ بار بار کرتا ہے، اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے. اس کا ایڈکٹ
सिर्फ जिनसी अमल का नहीं होता, उस पावर का होगा जो उसे इस अमल से मिलती है, क्योंकि वहां जो विक्टिम है वो बेबस है, लाचार है, कमजोर है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो अब जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने सजा को नाफिज करनी है, मगर उससे पहले एक शर्त है। आपने बाकी के कुछ लोग हुकूमत में है वो इस चीजों के खिलाफ, इसकी पता क्या है, बहसियत हम कौन, हमारा माइंड सेट ऐसा है। देखिए, जिस मुल्क का CCPO अगर एक पुलिस ऑफिसर जिसने कसम उठाई है, जिसने अहद लिया है हिफाजत करने की, आवाम की, कानून नाफिज करने की, कानून पे अमल करवाने की, जब वो कंडीशनल एक्सक्यूज मांग रहा है, यानी कंडीशनल फॉरगिवनेस मांग रहा है, अच्छा मुझे बताइए कंडीशनल कैसे हो सकती है? क्या आपको पता है, आपने कहा कि अगर आपको तकलीफ पहुंची, आपको क्या पता कितनी तकलीफ पहुंची है? ये जो अगर मगर होता है माइंड सेट की नुमाइंदगी करता है। जब एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का माइंड सेट ये है, तो आप सोचे कि आम आवाम का या उससे सीनियर लोगों का क्या होगा। तो ये माइंड सेट पाकिस्तान का नहीं बदला, इसकी वजह ये है। देखिए, अगर आप थोड़ा माजी में चले जाएं, हम 1000 साल से ज्यादा हमारे आबा अजदाद गुलाम रहे बादशाहों के, उसके बाद 200 साल गुलाम रहे अंग्रेजों के। तो जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो दो तबकात बने, एक वो जो आका थे और एक वो थे जो गुलाम थे। तो जो आका थे वो आका की मेंटेलिटी उनके अंदर रही, चाहे वो वडेरे हो, जागीरदार हो, उनकी मेंटेलिटी वही है। और जो गुलाम थे, हम और आप जैसे आवाम, हम आज तक गुलाम रहे, तो हमारी जहनियत नहीं तब्दील हुई। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाला कर सकता है वो सही है, तो जब ऊपर वाला कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसी तरह माशरे में करप्शन आई, इसी तरह माशरे के अंदर बदहाली आई, बदनिजामी आई, और सबसे बड़ी चीज ये, मैं आपको एक अजीब व गरीब बात बताऊं। आपको पता है, इस्लाम को एक खातून ने बड़ा अजीब व गरीब तरीके से डिफाइन किया, मैं हैरान हो गया। उन्हें तो पता है इस्लाम क्या, इस्लाम शुरू होता है नमाज के बाद। अच्छा। नमाज के बाद इस्लाम शुरू होता है, दूसरी नमाज से पहले तक इस्लाम। यानी मतलब ये है कि जो इंसानी मामलात है, नमाज में तो आपसे रब से ताल्लुक है आपका ना, जो इस्लाम की असल रूह है वो है इखलाकियात। तो अगर आप नमाज के बाद नेक्स्ट नमाज तक, आने वाली नेक्स्ट नमाज तक उन चीजों को फॉलो नहीं करते जिसमें नमाज में आपने कहा है, तो फिर इसका मतलब है आप सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। तो इस माशरे में वो चीज कहाँ है, इस्लामी माशरे में? अगर आप इसको एक रियासत मदीना का ख्वाब देख रहे हो और बनाना चाहते, तो सबसे पहले पता है क्या चीज होगी? सबसे पहले दियानतदारी होगी। दियानतदारी और ईमानदारी में बड़ा फर्क है। मैं रिश्वत नहीं लेता, मैं बेईमानी नहीं करता, मगर मुझे मनसब मिला, मुझे जिम्मेदारी दी है। दयानतदारी, ईमानदारी बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म के पॉइंट्स आप उठा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी ये CCPO लाहौर साहब ने माफी तो मांग ली, लेकिन उसके बाद जो अभी उनकी एक वीडियो हमने चलाई, जिस तरीके से वो ये इजहार कर रहे थे और वो कह रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मुझे कहीं पे भी, आई एम सॉरी, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे अपनी राय देने का पूरा हक है। मुझे कहीं नजर नहीं आया कि उनको शर्मिंदगी महसूस थी या वो टेंस थे इस चीज की वजह से कि उन्होंने बड़ा गलत बयान दिया और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का दिल दुखा है। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, वो बिल्कुल उससे उलट थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुईज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कल भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है जी। स्कूल्स वापस खुल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ खदशात अभी बरकरार हैं। कोरोना जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ पूरे तरीके से। बहुत सारे लोगों की जानिब से कहा जा रहा है, जैसे कि मुर्तज़ा वहाब साहब ये कह रहे हैं कि इसको रिव्यू करना चाहिए, इंतजामात क्या हैं, तैयारियां क्या हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद मुझे इस अहम मौजू के ऊपर बात करनी है, साथ रहिए। पता नहीं लगेगा कि कोविड-19 के हालात जो है वो कंट्रोल के अंदर हैं और फेवरेबल हैं, तब तक स्कूल को नहीं खोला जाएगा। मगर इस वक्त टेंटेटिव डेट जो सबने डिसाइड की है, फेडरल के साथ बैठ के वो 25 हालात का जायजा लेके सारे फैसले 15 सितंबर को सारी यूनिवर्सिटीज, सारे हायर एजुकेशन के अदारे और 9वीं और 10वीं क्लास जो है उसका इजरा हो जाएगा। 23 सितंबर को दोबारा जायजा लेने के बाद जो 6वीं से 7वीं 8वीं क्लास है उनको इजाजत होगी स्कूल में आ सके। 30 सितंबर को प्राइमरी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। वेलकम बैक। कोरोना की आफत के बाद पाकिस्तान में 13 मार्च को स्कूल्स बंद कर दिए गए थे। 6 महीने के बाद कल 15 सितंबर को हुकूमत ने स्कूल्स को मरहलावार खोलने का जो है वो फैसला किया है, लेकिन
स्कूल खोलने से पहले दुनिया भर से और पाकिस्तान से कोरोना के हवाले से बुरी खबरें सामने आ रही हैं। स्कूल किसी तौर पर भी कोई बाजार या कोई कारोबार नहीं है जिसके खोलने या ना खोलने के फैसले को हम किसी भी तरह के दबाव के तहत जो है वो कर सकें, क्योंकि स्कूल खोलने के फैसले में हमारे बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है, कौम का मुस्तकबिल दाव पर लग सकता है, जिसे किसी सूरत भी हम बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखते। अगर हम पूरी दुनिया की सूरत हाल का जायजा लें तो आज के दिन पूरी दुनिया में कोरोना के जो योमिया केसेस हैं उनकी तादाद सबसे ज्यादा सामने आई है। आलमी वबा के माहिरीन का ये कहना है कि सितंबर और अक्टूबर यूरोप के अंदर ये 2 महीने डेडली हो सकते हैं, अमवात बढ़ने का इम्कान है। इस वक्त सफरी पाबंदियां इतनी सख्त नहीं हैं जिसके बायस पूरी जो वबा है वो पूरी दुनिया में फैलाव का इम्कान रखती है। अगर हम पाकिस्तान की सूरत हाल का जायजा लें तो इस्लामाबाद में एक बार फिर से केसेस में इजाफे की खबरें आई हैं, जबकि बलोचिस्तान में एक नई वेव और केसेस में इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। इसी हवाले से सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने स्कूल खोलने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा भी कर दिया है। क्या इस वक्त हम स्कूल खोलने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे बच्चे कोरोना से स्कूल्स में महफूज रह पाएंगे? और कहीं हुकूमत स्कूल्स रीओपनिंग का फैसला जल्दबाजी या किसी दबाव के तहत तो नहीं कर रही? इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। काशिफ मिर्जा साहब ने मुझे ज्वाइन किया, सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्जा साहब। यकीनन आप लोगों का एक प्रेशर था या आप लोग चाहते थे कि स्कूल खुलें। हम भी जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों की स्टडीज़ को लेकर जो है वो परेशान थे। अब जबकि ये स्कूल खुलने जा रहे हैं और कोरोना के केसेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए, खदशा है कि कोरोना केसेस में आने वाले 2 महीनों में इजाफा होगा। तैयारी कैसी है काशिफ साहब? देखिए जी, इस हवाले से तो और पर्सनल प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के अंदर 2,07,000 से ज्यादा हमारे स्कूल्स हैं और इसमें थोड़ा सा फैक्ट थोड़ा होता है हमको। जो हमारा विंटर एरिया है, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, एजे और जो केपी का बड़ा एरिया है, ये तो हमको खासा सेफ रहा और ये दिसंबर से काम था, जबकि बाकी जो मुल्क है सिंध में फैक्ट बंद हुआ, बाकी पंजाब का जो एरिया था ये मार्च में बंद हुआ। हमने अप्रैल में इनको SOPs बना के दे दिए, हमने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली, तैयारियां मुकम्मल की, बल्कि आपको याद होगा जैसे 2 माह कवर जो थे मदारिस स्कूल गिर चुके थे और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जबरदस्त SOPs को लेकर हमने 15 अगस्त से मुल्क भर में प्राइवेट स्कूल का बहुत बड़ा एरिया जो है वो खुल चुका हुआ है और SOPs के मुताबिक हमने हो रहे हैं। असल इशू कहाँ है? इशू हमारे प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, इशू तो बुनियादी तौर पर पब्लिक सेक्टर में है। इस वक्त 1,31,000 पब्लिक स्कूल है जहां इस वक्त फौरी तौर पर 2.5 करोड़ बच्चा पढ़ता है और फौरी तौर पर गवर्नमेंट को SOPs को इंश्योर करने के लिए 50 अरब रुपया चाहिए, जो वो खर्चना नहीं चाह रहे। असल तो इशू ही वहां पे है क्योंकि 70% तो फिक्स बेसिक फैसिलिटीज है। फिर इनको जो अभी सर्जिकल मास्क चाहिए, पीपल गन चाहिए, उनके लिए बंदे के लिए रिक्रूट करने हैं, उसकी हायरिंग बहुत बड़ा इशू है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी? एक रात में काशिफ मिर्जा साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या जो प्राइवेट स्कूल्स हैं तमाम के तमाम, उनके हवाले से क्या आप लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? क्योंकि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि उनमें भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। उस तरीके से SOPs पर अमल दरामद कराना एक बड़ा मुश्किल किस्म का काम होगा और अगर कोई रिस्क फैक्टर जरा सा भी मौजूद है तो ये बहुत रिस्की हो जाएगी सारी चीजें। तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं क्या उन तमाम के हवाले से आप गारंटी ले रहे हैं? देखिए जी, प्राइवेट स्कूल की गारंटी उसकी SOPs हैं। ये SOPs है, पूरी दुनिया खुली है। 207 ममालिक है जिन्होंने 105 तो सिरे से बंद नहीं किए, 102 बंद हुए थे, उन्होंने 52 तो खुल गई और SOPs के मुताबिक खुले। इस वक्त हमारे सरेंडरिंग एरिया में हम सक्सेस असल मसला काशिफ साहब, असल मसला SOPs का नहीं है, असल मसला SOPs पर अमल दरामद का है। मैं तो आपसे उस चीज की गारंटी चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि आप उस चीज को इंश्योर करें। जी बिल्कुल, क्यों नहीं? देखिए अगर इंश्योर किया तो 15 अगस्त से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह आपको पूरे पाकिस्तान में एक केस भी ऐसा नजर नहीं आया जो आपको रिपोर्ट हो। और एक बात मैं और आपसे गुजारिश करूं, कैबिनेट की एक मंत्री है कि पूरी दुनिया में ये बात सामने की आई है कि जो 36 राज्यों में से एक कम होने का काशिफ साहब साथ ही रहिएगा। राजा यासिर हुमायूं साहब ज्वाइन कर चुके हैं, सूबाई वजीर हैं बराए हायर एजुकेशन पंजाब। बहुत शुक्रिया राजा यासिर साहब। राजा साहब मुझे ये बताइएगा कि तालीमी इदारे खुल रहे हैं जबकि दूसरी तरफ मुल्क के मुताबिद हिस्सों से कोरोना के केसेस रिपोर्ट होने की खबरें जो हैं वो आ रही हैं, मुमकिना रिस्क हो सकता है। हुकूमत क्या आगाह है इन खदशात से? जी ऑब्वियसली बिल्कुल आगाह भी हैं और कॉग्निजेंट हैं तमाम सिचुएशन के। इशू ये है कि आपका एक तो पहले भी जो स्टेटिस्टिक्स थे वो आपके अर्बन एरियाज तक ज्यादा महदूद थे, कोरोना का जो यहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट था, और बहुत सारे रूरल एरियाज तो बिल्कुल बड़े अरसे से वहाँ पे ना होने के बराबर केसेस आए।
तो अब फैसला गवर्नमेंट ने यही किया है कि अभी बड़ा क्लोजली मॉनिटर हम करें। स्कूल्स को हम बड़े स्टैगर्ड तरीके से और कॉलेजेस को खोल रहे हैं, और अगर कोई इम्पैक्ट आया तो फिर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाएगा, और सिर्फ उन इदारों को या उन इलाकों में स्कूल्स बंद किए जाएंगे जहां पे अगर कोई स्पाइक नजर आई उसकी वजह से। तो क्या राजा साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या तैयारी क्या है, क्या जो तमाम असातिज़ा बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, क्या क्या उनके टेस्ट हो गए, बच्चों के लिए भी कोई टेस्टिंग सिस्टम होगा, SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए जो क्या है वो आप लोगों ने सबसे पहले तो ये चीज समझनी जरूरी है कि जो भी अभी तक इंटरनेशनल स्टडीज भी हुई हैं और पाकिस्तान में भी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कि कम उम्र के बच्चों को तो फर्स्ट हैंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ना होने के बराबर इन्फेक्शन रेट भी है और मोर्टेलिटी भी अल्लाह की वजह से ना होने के बराबर है। लेकिन असल प्रॉब्लम जो है वो ये कि उन बच्चों में वायरस अगर फैले तो अपने घर लेके बुजुर्गों को लगा सकते हैं, तो असल परेशानी ये थी। और उसमें ये कि अब काफी लोग अवेयर भी हो चुके हैं, और हमारी जो हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं वो इस बात पे कि बच्चों से बुजुर्ग जो आपके वनरेबल पॉपुलेशन है उनको आइसोलेट रखा जाए। ये स्वीडन ने पहले दिन से यही मॉडल अपनाया था। ये जो आपकी बुजुर्ग पॉपुलेशन है पाकिस्तान में। एक और सवाल, स्कूल क्या इमरजेंसी मेजर्स पे भी आप लोग काम करें कि खुदा न खास्ता मैं बिल्कुल इस तरह की बात बोलना भी नहीं चाहती कि अगर खुदा न खास्ता ये चीज बच्चों में आप लोग डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है, तो उसके बाद जो एक इमरजेंसी की सिचुएशन होगी उसको संभालने पे कोई काम आपकी कोई प्लानिंग है? जी डेफिनेटली प्लानिंग भी है, और क्योंकि वो हमें जो ज्यादा खर्चा है वो अर्बन एरियाज का है ज्यादा। और क्योंकि अभी तक जो स्टेटिस्टिक्स हैं हमारे पास वो अभी तक पाकिस्तान में कराची, लाहौर और बड़े शहरों में ही इन्फेक्शन ज्यादा फैली है, और वहाँ के लोग भी ज्यादा वनरेबल हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। अब हम बेसिकली पहले तो बड़े एहतियात से ओपनिंग भी कर रहे हैं, और ओपनिंग के बाद भी मॉडल्स जो हैं ब्लेंडेड लर्निंग पे भी हम जो लोग इदारे अफोर्ड कर सकते हैं वो ब्लेंडेड लर्निंग पे जाएंगे। क्लासेस जो हैं वो उनकी डेंसिटी कम रखी जाएगी। और फिर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर सिचुएशन कहीं खुदा ना खास्ता खराब होती है तो उन इलाकों को सिर्फ बंद किया जाए, पूरे मुल्क को ना बंद किया जाए। स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत हाल जो है या तरीकाकार जो है बल्कि माइक्रो कह लें। ठीक है काशिफ साहब, मैं एक बार फिर से आपकी तरफ आना चाहूंगी। खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की कोई चीज जो है वो महसूस की जाती है और स्मार्ट लॉकडाउन का एक तरीकाकार, या फिर आपको जो है वो कहा जाता है कि स्कूल्स हमें फिर से खुदा ना खास्ता बंद करने पड़ेंगे, तो आप फिर हिमायत करेंगे इस चीज की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा? इसलिए हमने ना सिर्फ ये किया बल्कि हमने कॉन्सेंट फॉर्म भी ले रहे हैं, और वो पेरेंट्स ये समझें कि वो डेज के अंदर नहीं भिजवाना चाहे, उनको हमने यही ऑप्शन दी है कि उनके ऊपर किसी किस्म का बच्चों के इस हवाले से कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होगा, बल्कि वो होम टास्क लेके घरों के अंदर दरवा सकते हैं। और उसमें ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्जा साहब और राजा यासिर हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कल स्कूल्स खुल रहे हैं, फैसला तो हो गया है, हालांकि इसके ऊपर भी दो राय हैं कि इसके ऊपर नजरसानी की जाए या स्कूल्स को भी ना खोला जाए, लेकिन बहरहाल ये फैसला जो है वो मुश्तरका तौर पर किया गया है कि पहले बड़े बच्चों के स्कूल, यूनिवर्सिटीज या बड़ी क्लासेस जो हैं उनको खोला जाएगा, और उसके बाद जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे किए जाएंगे और एक अंदाजा लगाया जाएगा या देखा जाएगा कि सूरत हाल क्या होती है। हम दुआ गो हैं क्योंकि सबके बच्चे जो हैं वो सांझे होते हैं, और कोई अपने ऊपर तो तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है, बच्चों के ऊपर तकलीफ जो है वो नहीं बर्दाश्त होती। तो हम दुआ गो हैं कि सूरत हाल जितनी कंट्रोल्ड रही है कोरोना के हवाले से वो अब भी आगे भी चलकर रहे और हमारे सबके बच्चे जो हैं वो महफूज रहें। बहरहाल हम स्कूल खोलने जा रहे हैं इस दुआ के साथ, और उम्मीद करते हैं कि सब जो है वो बेहतर तरीके से जो है हो जाए, और आगे खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है तो फिर गवर्नमेंट जो है वो अपने तरीके से चीज़ों को देखे, और वी होप कि प्लानिंग जो है वो हुकूमत की स्कूल्स खोलने से पहले वो पूरी होगी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।